स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बहू की विदा एकांकी के वर्कबुक के 1 से लेके 7 तक भाग किए थे। तो इस वीडियो में हम आगे के भाग पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे के भाग पढ़ते हैं। तो भाग 8, मैं कहता हूँ रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं, पानी में पत्थर नहीं पिघल सकता। तो का प्रश्न, कौन किससे किस संदर्भ में बात कर रहा है? उत्तर, प्रमोद अपनी बहन कमला से उसकी विदाई के संदर्भ में बात कर रहा है। जब कमला प्रमोद के पास बैठकर रोती है, प्रमोद ने इसी संदर्भ में उपयुक्त कथन कमला से कहा है। रोने वाला कौन है? उसके रोने का क्या कारण है? रोने वाला प्रमोद की बहन और जीवनलाल की बहू कमला है। उसके रोने का कारण उसके ससुर जीवनलाल का उसे विदा ना करना है और अपना पहला सावन मायके में बिताने का सपना पूरा ना होना है। वक्ता ने मोतियों का प्रयोग किस अर्थ में किया है? वक्ता ने मोतियों का प्रयोग कमला के आंसुओं के लिए किया है। प्रमोद मोतियों शब्द का प्रयोग कर ये कहना चाहता है कि कमला के इस अमूल्य कीमती आंसुओं को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी में पत्थर नहीं पिघलता, वाक्य का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में जीवनलाल की कठोर मानसिकता की तुलना पत्थर से की गई है और बहू के दुख भरे आंसू पानी के समान बताए गए हैं। जिस प्रकार पानी में पत्थर नहीं पिघलता, उसी प्रकार अपनी बहू के आंसू देखकर भी जीवनलाल का हृदय नहीं पसीजता। अर्थात कमला के भावों की कोई भी अहमियत नहीं है। भाग 9, किस लड़की की ये कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? तो प्रश्न क पढ़ते हैं। हर लड़की की क्या कामना होती है? एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हर लड़की की कामना ये होती है कि उसे अच्छा पति एवं ससुराल मिले, जहाँ पर उसे बेटी जैसा मान सम्मान और इज्जत मिले। प्रस्तुत एकांकी में कमला की सास बहुत अच्छे स्वभाव की है, जबकि उसका पति जीवनलाल बहू की विदाई के लिए 5,000 रुपयों की मांग करता है। उस कामना की पूर्ति में क्यों बाधा आ रही है? उस कामना की पूर्ति में बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि जीवनलाल दहेज के रूप में 5,000 रुपये और मांग रहा है, जो रमेश देने में असमर्थ है। प्रश्नगा, श्रोता उस कामना की पूर्ति के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है? उत्तर, श्रोता प्रमोद उस कामना की पूर्ति के लिए अपना घर बेचकर बहन के ससुर जीवनलाल को 5,000 रुपये देगा और अपनी बहन कमला की विदाई कराएगा। वक्ता ने उसे ऐसा करने से क्यों रोका? वक्ता कौन है? कमला ने उसे ऐसा करने से इसलिए रोका कि मेरी विदाई के लिए घर ना बेचना आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है, क्योंकि ऐसा करने से उनके रहने की जगह भी छिन जाएगी। धीरे धीरे प्रश्न 10, भाग 10 धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रश्न का वक्ता और श्रोता कौन कौन है? धीरे धीरे कौन सी बात ठीक हो जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? उत्तर, वक्ता कमला और श्रोता कमला का भाई प्रमोद है। कमला अपने भाई प्रमोद को समझा रही है कि उसकी सासू माँ राजेश्वरी देवी ममता की मूर्ति है और बाबू जीवनलाल जो थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन समय के साथ वह भी सब कुछ भूल जाएंगे। माँ जी के चरित्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न का, माँ जी के चरित्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। माँ जी शब्द का प्रयोग जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी के लिए किया गया है। उनका स्वभाव जीवनलाल के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। वह एक धैर्यवान, ममतामयी और शालीन तथा सरल हृदय की औरत है। प्रश्न ग, बाबूजी के किस व्यवहार से उनके जिद्दी होने का आभास होता है? उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बाबूजी जीवनलाल द्वारा प्रमोद को ये कहना कि बगैर मरहम लगाए कमला को विदा नहीं किया जा सकता और उनकी पत्नी राजेश्वरी द्वारा बार बार उसको बहू की विदा के लिए कहना, लेकिन जीवनलाल का जिद पर अड़े रहना उनके निष्ठुर, अहंकारी, कठोर प्रवृत्ति तथा जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है।
प्रश्न घ, बाबूजी की कौन सी बात खल रही थी? भैया उनकी शिकायत दूर करने के लिए क्या करने को तैयार था? उत्तर, बाबूजी की ये बात खल रही थी कि जब प्रमोद बिना दहेज लिए अपनी बहन कमला की विदाई कराने आया था तथा कमला का भाई प्रमोद उनकी शिकायत दूर करने के लिए अपना घर बेचने के लिए भी तैयार था। प्रश्न भाग 11, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए, उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाली द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रश्न का, कौन रुपए देने की बात कर रही है और किसके मुंह पर कागज के टुकड़े फेंके जाने हैं? वक्ता का परिचय दीजिए। रमेश की माँ राजेश्वरी रुपए देने की बात कर रही है और रुपए रूपी कागज के रंग बिरंगे टुकड़े राजेश्वरी के पति जीवनलाल के मुंह पर फेंके जाने हैं। वक्ता रमेश की माँ राजेश्वरी है। प्रश्न ख, जहाँ रंग बिरंगे टुकड़ों से क्या अभिप्राय है? कुछ लोग इनके पीछे क्यों भागते हैं? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, यहाँ रंग बिरंगे टुकड़ों से अभिप्राय, जहाँ रंग बिरंगे टुकड़ों से राजेश्वरी का अभिप्राय कागज के अलग अलग मूल्यों के रुपयों से है। जीवनलाल लोग लालचवश या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनके पीछे भागते हैं। मेरे विचार में इससे लालची व्यक्तियों के साथ ऊपरी रूप से संबंध जोड़े जा सकते हैं, लेकिन हृदय से नाता तो प्रेम प्यार से ही जोड़ा जा सकता है। प्रश्न ग, उपर्युक्त पंक्तियों में समाज की किस विकृति की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, ये एकांकी दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा की ओर संकेत करता है। उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में लालची लोगों द्वारा लड़की वालों से अधिक दहेज मांगने और पराई बेटियों पर दहेज न लाने पर होने वाले अत्याचार जैसी विकृति की ओर संकेत किया गया है। वहू की विदा एकांकी का संदेश स्पष्ट कीजिए। इस एकांकी द्वारा लेखक हमारे समाज में व्याप्त दहेज रूपी सामाजिक कुरीति का पर्दाफाश कर रहा है। एकांकीकार का संदेश है कि दहेज की प्रथा समूल पूरी तरह से नष्ट हो और बेटे और बेटी वाले एक दूसरे की पीड़ा को समझे। इस प्रकार एकांकीकार ने दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया है। वह हमें दहेज ना लाने और ना देने का और बेटी को सम्मान देने का संदेश दे रहा है। भाग 12, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसे नहीं वह नाक मूछ होने पर भी नकटा है, मूछ कटा है। तो क प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन है? वह किस बात पर व्यंग्य कर रहा है? वक्ता प्रमोद और श्रोता जीवनलाल है। वक्ता प्रमोद इस बात पर व्यंग्य कर रहा है कि आजकल लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। प्रश्न ख, उपर्युक्त पंक्तियों में आज के युग में किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में पैसे का लोगों से ज़्यादा प्यारा होने की बुराई की ओर संकेत किया गया है। आज के युग के अनुसार जिसके पास धन दौलत है वह मूंछ वाले हैं और जिनके पास पैसे नहीं है वह नकटा और मूंछ कटा है। क्या आप वक्ता की प्रश्न किया, क्या आप वक्ता की इस बात से सहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। हाँ, मैं वक्ता की बात से सहमत हूँ। जीवन के हर क्षेत्र में पैसे की बड़ी अहमियत है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन है उसी की इज्जत होती है और बिना धन दौलत के हम शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। प्रश्न ग, बहू की विदा एकांकी में एकांकीकार ने क्या संदेश दिया है? इस एकांकी द्वारा एकांकीकार हमारे समाज में व्याप्त दहेज रूपी सामाजिक कुरीति का पर्दाफाश कर रहा है कि दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करना चाहिए। वह हमें दहेज ना लेने और ना देने और बेटी वालों और बेटी को सम्मान देने का संदेश दे रहा है। प्रश्न भाग 13, बिगड़कर हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। उपर्युक्त का प्रश्न, उपर्युक्त वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त वाक्य गोरी के ससुराल वालों के लिए कहा गया है। जब रमेश ने जीवनलाल को बताया कि उन्होंने अधिक दहेज की मांग की है। अब प्रश्न ख, किसने जीवन भर की कमाई किसे दे दी और क्यों? उत्तर, जीवनलाल ने अपनी जीवन भर की कमाई गोरी के
ससुराल वालों को दहेज में दे दी क्योंकि वे चाहते थे कि बेटी वाले होने के बावजूद भी उनकी मूंछ ऊंची रहे और उनकी बेटी गोरी ससुराल में खुश रहे। प्रश्न ग, दहेज के दुष्प्रभाव पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, बहू की विदा शीर्षक एकांकी में भारतीय समाज में व्याप्त दहेज की कुरीति तथा उसके अभिशाप पर क्या करारा प्रहार किया गया है। आज इस समाज में लड़कियों पर दहेज लाने के कारण बहुत सारे अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। लड़कियों की पिटाई की जाती है, लड़कियों पर निर्मम अत्याचार किए जाते हैं, जिसके कारण कई घर आज उजड़ चुके हैं। प्रश्न गा, लोभी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर, लोभी शब्द का प्रयोग गोरी के ससुराल वालों के लिए किया गया है क्योंकि वह भी जीवनलाल की तरह पैसे के लिए गोरी की विदाई नहीं कर रहे थे। भाग 14। अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वह दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। प्रश्न का, किसकी आंखें नहीं खुली और क्यों। उत्तर, जीवनलाल की आंखें नहीं खुली क्योंकि वह प्रमोद और उसकी बहन कमला से और दहेज मांगकर उन लोगों को दुख दे रहा है और कमला को अपनी बेटी के समान नहीं मानता था। उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ ये है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले बुरा व्यवहार ना करें तो हमें भी बहू को आदर सम्मान देना चाहिए और बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रश्न ग, वक्ता कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। वक्ता कमला की सास राजेश्वरी है। उसके चरित्र की विशेषताएं ये है कि वह बहुत नेक स्वभाव की औरत है। वह अपनी बेटी और बहू को एक समान मानती है तथा वह धैर्यवान और ममता की मूर्ति है। वह एक माँ के हृदय की पीड़ा को समझती है क्योंकि वह भी एक माँ है। प्रश्न घ, बहू और बेटी में अंतर क्यों किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। बहू और उत्तर, बेटी अपनी बेटी होती है और बहू पराये घर से आई हुई किसी और की बेटी, इसलिए माता पिता को अपनी बेटी का दुख दर्द प्रभावित करता है लेकिन बहू का नहीं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जैसे उनकी बहू किसी और की बेटी है उसी तरह उनकी प्यारी बेटी भी किसी की बहू है। वे जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ करते हैं वैसा व्यवहार उनकी बेटी के ससुराल वाले भी कर सकते हैं। भाग 15। बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रश्न का, वक्ता और श्रोता कौन है, कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता जीवनलाल और श्रोता राजेश्वरी है। ये शब्द जीवनलाल द्वारा तब कहे जाते हैं जब उसकी धर्मपत्नी राजेश्वरी उसको नसीहत देते हुए कहती है, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। प्रश्न ख, वक्ता की क्या उलझन है, इस उलझन का क्या परिणाम हुआ। उत्तर, जीवनलाल इसलिए उलझन में पड़ गया कि जो व्यवहार उसने अपनी पुत्र वधू कमला के साथ किया था वही व्यवहार बदले में उसकी बेटी गोरी के साथ उसके ससुराल वालों ने किया। इस उलझन का परिणाम ये हुआ कि जीवनलाल ने अपनी पुत्र वधू की विदाई कर दी। प्रश्न गा, बेटी और बहू कौन है, आजकल बेटी और बहू में क्यों तथा किस प्रकार अंतर किया जाता है। उत्तर, यहाँ पर बेटी गोरी है और बहू कमला है। माँ बाप अपनी बेटी को तो अत्यधिक प्रेम करते हैं, उससे घर परिवार में ऊंचा दर्जा दिया जाता है। बहू को पराई संतान के रूप में और बेटी को अपनी संतान के रूप में आजकल बेटी और बहू में अंतर किया जाता है। दहेज प्रथा को, प्रश्न ग, दहेज प्रथा को रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। समाज में जागरूकता लाना अनिवार्य है। हमारी सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं जिनके अनुसार दहेज लेने और देने वालों को कैद की सजा हो सकती है। प्रश्न भाग 16। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। बेटा राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी करो,
तैयारी क्यों नहीं करती, बहू को विदा नहीं करानी है क्या। प्रश्न का कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वक्ता जीवनलाल की जी का उपयुक्त कथन से ये अभिप्राय है कि उनकी आंखें खुल गई है और उन्हें पता लग गया है कि बहू भी बेटी ही होती है। प्रश्न ख, उपर्युक्त वाक्य किसने किससे कहे और कब। उत्तर, उपर्युक्त वाक्य जीवनलाल ने राजेश्वरी से कहे क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था जब उनकी बेटी के ससुराल वाले बाकी दहेज ना ला पाने के कारण उनकी बेटी गौरी की विदाई रोक देते हैं। प्रश्न ग, चोट और मरहम शब्दों का प्रयोग किन किन संदर्भों में किया गया है। उत्तर, चोट शब्द का प्रयोग बरातियों का आदर सत्कार ठीक ढंग से ना होने के कारण जीवनलाल की शानोशौकत घटने के लिए किया गया है और मरहम शब्द का प्रयोग कमला के भाई प्रमोद से दहेज मांगने के लिए किया गया है। प्रश्न घ, जीवनलाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तो उत्तर, जब जीवनलाल की बेटी के साथ उसके ससुराल वाले बहू जैसा व्यवहार करते हैं और उसकी विदाई के लिए मना कर देते हैं तो उसे पत्नी द्वारा नसीहत देने पर अपनी बहू भी हमारी बेटी लगती है, ये सुनकर जीवनलाल का अहंकार जो है चूर चूर हो गया और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।